हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने बायो स्टेटिस्टिक्स के यूनिट नंबर 2 के लास्ट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है पैरामेट्रिक टेस्ट के ऊपर। तो आज की वीडियो के बाद आप लोग की यहाँ पे यूनिट 2, जो कि कह सकते हो काफी कॉम्प्लेक्स यूनिट थी, वो यहाँ पर कंप्लीट कवर हो जाएगी। तो यूनिट 2 का सिलेबस अगर आप लोग देखिए तो इससे पहले यहाँ पे देखिए, ये आज हम लोग यहाँ पे लास्ट टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे टी टेस्ट, एनोवा और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। बाकी इससे पहले अगर आप लोग देखिए तो जो भी टॉपिक्स हैं जैसे कि प्रोबेबिलिटी, रिग्रेशन, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, ठीक है, इन सभी को हमने यहाँ पे बहुत डिटेल में कवर कर दिया है। अगर आपने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग को जो है सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे लाइन से, तो आप लोग यहाँ पे वहां जाके विजिट कर लीजिएगा। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने आज के टॉपिक की पैरामीट्रिक टेस्ट की, तो ये हमारा एक टाइप का हाइपोथेसिस टेस्ट होता है। तो एक और टाइप होता है नॉन पैरामीट्रिक, जो कि आप लोग का यूनिट नंबर 3 में दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। बाकी देखिए, इन सारी बातों के साथ इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारे ऐप इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिल जाएगी। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट के बारे में, तो अब यहाँ पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारा यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, आप लोग देख रहे होगे तो यूनिट 2 का पार्ट 4 है। इससे पहले हमने यहाँ पे पार्ट 3 अपलोड किया, जिसमें हमने हाइपोथेसिस के बारे में बहुत डिटेल में बातें करी हुई हैं। अब देखो, आप लोग प्लीज मेरी बात मानो, अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा है तो इसको भी मत देखो। ठीक है, और अगर इसको देखना है तो पार्ट 3 देख लो, क्योंकि पार्ट 3 देखे बिना ये बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। अगर आप लोग सोचो कि आप लोग इसको ऐसे समझ पाओ तो कुछ नहीं समझ में आएगा, लिटरली कुछ भी नहीं समझ में आएगा, पूरा रिलेटेड है हमारा। तो पार्ट 3 पहले हाइपोथेसिस देख लो, फिर आप लोग को ये लेक्चर ज्यादा बेटर समझ में आएगा, मतलब तभी समझ में ही आएगा, आ ही नहीं सकता अगर आपने हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता। बाकी अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट पता है, आपने मान लो कहीं और से भी पढ़ा हुआ है, तो आप लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब हम लोग यहाँ पे हाइपोथेसिस परफॉर्म करते हैं तो हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए हमें कुछ टेस्ट सेलेक्ट करने होते हैं, है ना। हमें क्या होता है, एप्रोप्रिएट टेस्ट जो है सेलेक्ट करना होता है जब भी हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तो उन एप्रोप्रिएट टेस्ट में हमारे बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि जेट टेस्ट, टी टेस्ट हम लोगों ने देखा था, एनोवा हो गया। तो वो सभी हमारे इन्हीं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आते हैं। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करें कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में डिफरेंस क्या है और कब हम लोग पैरामेट्रिक यूज करेंगे, कब हम लोग नॉन पैरामेट्रिक यूज करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो ये समझो, हमें पढ़ना तो पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में ही है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे दोनों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन दोनों का देख लेते हैं। तो देखो, एक सिंपल सी बात समझो, जब भी यहाँ पे आप लोग को कोई डाटा न्यूमेरिकल वैल्यूज में दिया हो, न्यूमेरिकल मतलब कि जो वैल्यूज आप लोग यहाँ पे काउंट कर सकते हो, जैसे कि 20, 30, मतलब डेसिमल से फर्क नहीं पड़ता, बट काउंटेबल वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब जिनको आप काउंट कर पाओ। तो ऐसी वैल्यूज में जब भी डाटा दिया होगा तो आप लोग यहाँ पे सिंपली लगाओगे कौन सा, पैरामेट्रिक टेस्ट। सिंपल, बहुत सिंपल है। और जब भी यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐसी दी हो जिसको काउंट कर ही ना सको, जैसे मान लो किसी का ब्लड ग्रुप दिया हो, तो ब्लड ग्रुप ए बी सी डी, अब यहाँ पे ये नहीं काउंट करना कि कितने ब्लड ग्रुप दिए हैं, बल्कि क्या ब्लड ग्रुप को काउंट किया जा सकता है, मतलब ब्लड ग्रुप कोई काउंट करने वाली चीज है क्या। अब जैसे मान लो कैटेगरी दी हो, जैसे मान लो मेल फीमेल दिया हो, तो मेल और फीमेल, क्या मेल और फीमेल कोई काउंट करने वाली चीज है। देखो, ये मत समझो कि मेल फीमेल मतलब दो लोग हो गए, नहीं। मेल मतलब पार्टिकुलर मेल वर्ड क्या काउंट किया जा सकता है, काउंट थोड़ी। अब जैसे बहुत सिंपली आप समझो, पेन लेवल, जैसे मान लो आप लोग को दर्द हो रहा हो, ठीक है, तो क्या आप लोग के दर्द, कितना दर्द हो रहा है उसको आप काउंट कर सकते हो। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत थोड़ा दर्द हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो ये बहुत दर्द हो रहा है और बहुत कम दर्द हो रहा है, तो इसको क्या एग्जैक्टली आप काउंट कर सकते हो। देखो, ये फीलिंग्स है ना बेसिकली। देखो, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में फीलिंग्स इन्वॉल्व होंगी, बट समझने के लिए आप समझो कि ऐसी चीजें जिनको आप काउंट ना कर सको, उनको वो उनमें हम लोग यहाँ पे लगाएंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, और ऐसे नंबर्स या फिर ऐसी चीजें जिनको आप काउंट कर सकते हो उसमें हम लोग लगाएंगे अपना पैरामेट्रिक टेस्ट। सिंपल, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करें तो इतना आप समझ ही गए कि इसको हम लोग यहाँ पे तब लगाएंगे जब यहाँ पे काउंटेबल नंबर्स होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और कंडीशन होती है कि हमारा जो डाटा है वो हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आपको पता हो, ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है, कर्व होता है, वो हमारा कुछ बेल शेप का होता है। तो जो कर्व है बेसिकली वो हमारा जो है कुछ बेल शेप का हमें देखने को मिलना चाहिए। और बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डाटा जो है न्यूमेरिकल होना चाहिए। और देखो, हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट जो है बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा। तो अब सबसे पहली बात तो ये समझो कि जेड टेस्ट तो हमने ऑलरेडी भी लास्ट लेक्चर में देख ही लिया, और आप लोग के सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, मतलब जेड टेस्ट आप लोग को अलग से नहीं पढ़ना है। तो जेड टेस्ट को हमने जो समझना था वो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में समझ लिया। अब आप लोग के सिलेबस में जो चीजें दी हुई हैं तो वो दिया हुआ है आप लोग का जो है टी टेस्ट और एनोवा। ठीक है, जैसे अगर आप लोग देखो
तो ये देखिए पैरामीट्रिक टेस्ट में आप लोगों को क्या दिया हुआ है, टी टेस्ट दिया हुआ है, टी टेस्ट के टाइप्स दिए हुए हैं और दिया हुआ है एनोवा और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो ये तो हमारा एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि एनोवा से रिलेटेड है। तो इतना सिंपली समझो कि यहाँ पे आप लोगों को बस जो है एनोवा और टी टेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो जेड टेस्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब देखो एफ टेस्ट की बात करो तो एफ टेस्ट बेसिकली देखा जाए तो ज्यादातर अलग से यूज नहीं होता, बल्कि एफ टेस्ट का ही यूज करके हम लोग एनोवा का पता लगाते हैं। मतलब एनोवा में ही हम लोग यहाँ पे एफ टेस्ट की हेल्प से कैलकुलेशन करते हैं। तो आप सिंपली समझो कि जेड आपने पढ़ ही लिया है, एफ टेस्ट एनोवा के अंदर यूज होता है, ठीक है, और टी टेस्ट हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखेंगे ही। तो बेसिकली पैरामीट्रिक टेस्ट हमने ऑलरेडी अच्छा हमने देखा, हमें मतलब हमें देखना है काफी अच्छे से और हमने थोड़ा बहुत देखा भी हुआ है। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसमें हमारे बेसिकली कह सकते हो जब डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना फॉलो करे या फिर यहाँ पे जब पैरामीटर्स जैसे कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब ना मालूम हो, तब हम लोग यहाँ पे ये सारे टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब इसमें जैसे मैन विटनी टेस्ट हो गया, चाय स्क्वायर टेस्ट हो गया, ठीक है, तो इसको भी नेक्स्ट यूनिट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने टी टेस्ट के बारे में। अब देखो अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी यहाँ पे जो हमारा सैंपल होता है, ठीक है, मान लो हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है और जो सैंपल का साइज है अगर वो हमारा यहाँ पे 30 से कम हो, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं टी टेस्ट का। और अगर 30 से ज्यादा हो तो हमारा जेड टेस्ट यूज होता है। देखो एक चीज समझो कि टी टेस्ट के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। तो इसमें एक टाइप होता है हमारा सिंपल, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे सिंपल वाला होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा वन सैंपल टी टेस्ट होता है बेसिकली, तो वहां पे वो ना बिल्कुल का समझ लो कि जेड टेस्ट जैसा ही होता है। मतलब जेड टेस्ट और टी टेस्ट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन किसमें, मतलब इसके भी बहुत से टाइप हैं, अभी आप लोग देखोगे। तो ये जो वन सैंपल टी टेस्ट है ये बिल्कुल जेड टेस्ट की तरह ही होता है। बस ये है कि वन सैंपल टी टेस्ट हम लोग तब लगाएंगे जब सैंपल का साइज 30 से ज्यादा हो, और जेड हम लोग तब लगाएंगे जब सैंपल का साइज हमारा 30 से ज्यादा हो तो जेड और 30 से कम हो तो ये वाला लगाएंगे। बाकी इसके दो और टाइप होते हैं तो उसको भी हम लोग अभी देखेंगे ही डेफिनेटली। बाकी आप ये समझो कि हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं मीन को। तो अगर आप लोग को पता हो तो जैसे जेड टेस्ट का जब हमने एग्जांपल देखा था, ठीक है, तो एग्जांपल में क्या था, एग्जांपल में जनरली यही था कि मान लो एक कंपनी है, ठीक है, वो क्लेम करती है कि मान लो एक एवरेज उसने मीन का मान लो क्लेम किया कि 500 mg। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी टैबलेट का वेट हो सकता है, किसी टैबलेट की डोज हो सकती है। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि हम लोग यहाँ पे एक जो है ये हम लोग निकाले थे नल, है ना, और फिर हम लोग अल्टरनेट हाइपोथेसिस लगाते थे कि म्यू नॉट इक्वल टू 500, है ना। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, अपना टेस्ट अप्लाई करते थे। तो यहाँ पे भी देखो बेसिकली हम लोग क्या करते थे, हम लोग कंपेयर करते थे। जैसे हमें दो चीजें दी होती थी, एक हमें दिया होता था पॉपुलेशन का मीन और एक हमें दिया होता था सैंपल का मीन। तो यहाँ पे भी सेम बेसिकली वही सारी चीजें दी होंगी, लेकिन किसमें, वन सैंपल टी टेस्ट में। तो अभी देखेंगे। बाकी आप लोग ये समझो कि इसमें हम लोग यहाँ पे बेसिकली टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है तो अभी हम लोग देखेंगे। बेसिकली टी जो क्रिटिकल वैल्यू होती है वो यहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग पता लगाते हैं। और बाकी यहाँ पे क्या होता है कि हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जनरली नहीं पता होता है ना। इसमें हमें सैंपल का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादातर पता होता है, और नहीं भी पता होता है तो हम लोग पता भी लगा सकते हैं, उसके लिए भी फॉर्मूला हमारे पास होता है। और सैंपल साइज हमारा यहाँ पे जो है 30 से कम होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब बाकी देखो अगर हम लोग यहाँ पे इसकी बात करें तो टी टेस्ट को यहाँ पे डेवलप किया था विलियम सैलिक ऑसेट ने, ठीक है। बाकी इन्होंने जो है जब डेवलप किया था, थोड़ा समझना कि इन्होंने जब इसको डेवलप किया था तो इन्होंने बेसिकली इसका नाम रखा था स्टूडेंट्स टी टेस्ट। अब स्टूडेंट्स टी टेस्ट से क्या मतलब है, देखो एक्चुअल में ऐसा कहा जाता है कि ये विलियम सैली कॉसेट जिस जगह काम करते थे वहां पे अपने नाम से कोई इन्वेंशन करना अलाउ नहीं था। तो इन्होंने क्या हुआ था कि जैसे इन्वेंशन तो इन्हीं की है टी टेस्ट, तो इन्होंने अपने नाम की बजाय एक स्टूडेंट, एक जनरल नाम रख दिया, ठीक है। और बाद में हालांकि जो है पता तो चल ही गया था कि इन्होंने डिस्कवर किया है। तो बाकी इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको स्टूडेंट्स टी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट नाम इन्होंने ही जो है दिया हुआ था। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे पर्पज ऑफ टी टेस्ट की बात करें तो ये हमारा क्या करता है, कंपेयर करता है सैंपल मीन को पॉपुलेशन में से। देखो अभी क्वेश्चन देखेंगे आप लोग सब समझ जाओगे। इसमें भी हमारा जो है बेसिकली कह सकते हो कंपैरिजन होता है दो ग्रुप्स के बीच में। अच्छा अगर आप लोग को याद हो तो हमने जब नल हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट देखा था तो हमने देखा था कि बहुत सारे टाइप के क्लेम हो सकते हैं, है ना। जैसे अभी हम लोग एक क्लेम ऐसा भी हो सकता है कि एक बैच का एवरेज वेट जो है 500 mg है तो इसको पता लगाना होता है। या फिर क्लेम कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि ड्रग ए इज मोर इफेक्टिव देन ड्रग बी, यानी दो ड्रग्स के बीच में कंपैरिजन का भी क्लेम हो सकता है। तो देखो ये जो ये वाले टाइप के क्लेम होते हैं इनका भी सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे इसी टी टेस्ट से ही करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप लोग को याद हो तो हमने सिर्फ यही पार्टिकुलर यही एग्जांपल डिस्कस किया था, हमने ये सारे नहीं देखे थे, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे इस वाले एग्जांपल को भी थोड़ा सा देखेंगे। और उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वही चीज है कि ये हमारा जो है चेक करता है कि जो सैंपल का मीन है और जो पॉपुलेशन का मीन है उनमें कहीं ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सैंपल का जो मीन है और पॉपुलेशन का मीन है वो बहुत ही अलग है ना। तो ये सारी चीजें हमारी बेसिकली टी टेस्ट से पता लगती हैं।
अब अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ टी टेस्ट की बात करते हैं, हमारा बेसिकली तीन टाइप का आप लोगों को देखने को मिलता है। अब अगर आप लोग अपना सिलेबस देखो, तो आप लोग के सिलेबस में भी देखो ये सारी चीजें दी हुई हैं। जैसे आप लोग के सिलेबस में टी टेस्ट दिया हुआ, उसके बाद दिया हुआ सैंपल, अनपेयर्ड, पेयर्ड और पूल्ड। अब देखो ये जो पूल्ड है ना, पूल्ड, ये बेसिकली इसी अनपेयर्ड टी टेस्ट का एक पार्ट होता है, मतलब इसी का एक टाइप होता है पूल्ड। तो इसको हम लोग इसी के अंदर देख लेंगे। बाकी आप लोग ये समझो कि ये सारा सिलेबस में दिया हुआ है आप लोग के। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे वन सैंपल टेस्ट की बात करें, तो वन सैंपल टेस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि इसमें इसमें क्या होगा, इसमें जनरली हमें एक पॉपुलेशन का मीन दिया होगा, ठीक है, और एक हमें जो है सैंपल का मीन दिया होगा, और हम लोग पता लगाएंगे कि जो सैंपल का मीन है और पॉपुलेशन का मीन में उनके बीच में कोई खास डिफरेंस तो नहीं है ना। मतलब बेसिकली हम लोग पता लगाएंगे कि जो पॉपुलेशन का मीन है और जो सैंपल का मीन है वो सेम है कि नहीं है। तो मुझे पता है थोड़ा ऐसे थ्योरी से आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आप लोग समझ जाओगे, बट अभी के लिए थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा थ्योरी भी देख लो। अब जैसे कंडीशंस की बात करें तो हम लोग देखिए वन सैंपल टी टेस्ट का यूज कब करते हैं, जब यहाँ पे सैंपल का साइज जो है 30 से कम हो, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे अननोन होता है, जनरली अननोन होता है, कभी कभी पता भी हो सकता है, ठीक है, वो डिफर करता है, और बाकी यहाँ पे डाटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो होना ही चाहिए। तो अब हालांकि क्वेश्चन देख के हमें वो सब चीजें नहीं पता लगती हैं, लेकिन हमें हम लोग पता लगा ही, मतलब पता चल जाता है कि टी टेस्ट यूज होगा। बाकी देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस अपॉन अंडर रूट एन। अब अगर आप लोग को याद हो तो जेड टेस्ट का फॉर्मूला भी लगभग लगभग सेम ऐसा ही तो होता था भाई, वहां पे एस की जगह सिग्मा आ जाता था, है ना, और यहाँ पे जैसे सिग्मा क्या होगा, यहाँ वहां पे सिग्मा क्या होता था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, और यहाँ पे एस क्या होता है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। बाकी सब कुछ सेम ही है, लेकिन ये देखो ये सेम किसके लिए, वन सैंपल टी टेस्ट के लिए। अभी आप लोग देखोगे अनपेयर्ड और पेयर्ड, इसके फॉर्मूले बहुत अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। बट अभी के लिए आप सिंपली समझो कि वन सैंपल टी टेस्ट का फॉर्मूला सिंपल सा ये होता है, जहां पे अब देखो यहाँ पे एक नया टर्म आ जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अभी हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, बट अभी के लिए आप सिंपली समझो कि जो एफ टी टेस्ट है, वन सैंपल टी टेस्ट का फॉर्मूला जो है ये वाला होता है, ठीक है, जिसमें ये सारी वैल्यूज क्या होती हैं, एक्स बार हमारा सैंपल का मीन होता है, म्यू हमारा पॉपुलेशन का मीन होता है, जो कि हाइपोथेटिकल होता है। अब देखो हाइपोथेटिकल का मतलब है कि जनरली यहाँ पे माना जाता है, मतलब एक्चुअल पॉपुलेशन का मीन हमें नहीं पता होता है, पर हम लोग कुछ मीन मान लेते हैं। तो क्वेश्चन देखोगे अभी आप लोग समझ जाओगे। बाकी एस हमारा सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और एन हमारा सैंपल का साइज होता है ना। तो देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे, अच्छा देखो अगर मान लो आप लोग को एस भी ना पता हो, एस क्या होता है, एस होता है सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो अगर मान लो आप लोग को ये भी ना दिया हो, तो इसको भी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन का अंडर रूट। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं दिया होगा, तो आप लोग को यहाँ पे एक्स की वैल्यूज दी होंगी, मतलब तब आप लोग को डाटा दिया होगा, उस डाटा से आप लोग को क्या निकालना है, तब आप लोग को उस डाटा का मीन निकालना है, फिर हर एक वैल्यू से मीन को माइनस करोगे, ठीक है, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करोगे, और फिर उसका यहाँ पे समेशन करोगे, मतलब फिर उसको यहाँ पे आप लोग जोड़ोगे, तब यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आएगी। अब देखो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी यूनिट वन में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है, डिस्कस करी हुई है, इसलिए यहाँ पे बहुत डिटेल में मैं आप लोग को नहीं बता रहा, आप लोग इतना सिंपली समझ ही सकते हो, ठीक है। और बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल सा फॉर्मूला यही तो होता था, बाकी वहां पे एन ही होता था, यहाँ पे एन माइनस वन रखना है, आप लोग को इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा होता है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, अगर ना दिया हो टी टेस्ट के लिए, ये चीज समझना, टी टेस्ट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ना दिया हो, तो हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल डायरेक्टली जो है अपने एग्जांपल से चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फार्मास्यूटिकल कंपनी क्लेम्स एवरेज वेट ऑफ टैबलेट इज 500 mg, ठीक है, मतलब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो बोल रही है कि एवरेज वेट 500 mg है, लेकिन जब यहाँ पे 10 टैबलेट का सैंपल लेके चेक किया गया, तो माना कि तो पाया गया कि यहाँ पे उनका जो मीन वेट है वो 505 आया। देखो यहाँ पे आप समझो, सैंपल का जो मतलब जो पॉपुलेशन का एवरेज वेट है वो कितना है, 500, यानी कि पॉपुलेशन का मीन कितना है, 500, ठीक है, और जो सैंपल का जो मीन है, ठीक है, वो कितना है, वो 505 है, सैंपल का साइज कितना है, 10 टैबलेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना दिया है, 5%। हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो कंपनी का क्लेम है ये सही है कि नहीं है। तो अब देखो, अब यहाँ पे आप एक चीज समझो कि बिल्कुल वही सारी चीजें हमारी फॉलो होने वाली हैं, जैसे देखो हम लोग यहाँ पे हाइपोथेसिस की टेस्टिंग में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को स्टेट करते थे। तो सबसे पहले हमें नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का पता लगाना है, फिर हम लोग यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखेंगे। तो देखिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें ऑलरेडी 5% दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक नया स्टेप आ जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का कैलकुलेशन। अब ये क्या होता है, देखो ये बेसिकली कह सकते हो जो क्रिटिकल वैल्यू होगी वहां पे यूज होगा। जैसे देखो जेड टेस्ट के लिए क्रिटिकल वैल्यू अलग होती है और टी टेस्ट के लिए क्रिटिकल वैल्यू अलग होती है, इतना समझना। तो टी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू में डिग्री ऑफ फ्रीडम का रोल आ जाता है, ठीक है।
तो इसके बेसिस पे ये चेंज होता रहता है। तो सबसे हम लोग इसको भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना फॉर्मुला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मुला जो है बेसिकली हम लोगों ने देखा ही है, ठीक है। जो ये वाला हमारा फॉर्मुला दिया हुआ है, ये फॉर्मुला हम लोग अप्लाई करेंगे। और फॉर्मुला अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग यहाँ पे अपने क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अब क्रिटिकल वैल्यू कैसे डिसाइड होगी तो वो हम लोग अभी देखेंगे थोड़ा सा, बाकी इसमें ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें क्रिटिकल वैल्यू का पता लगाना बहुत टफ होता है, ठीक है। इसमें इसमें तो मतलब हर एक वैल्यू के लिए क्रिटिकल वैल्यू अलग होती है। तो क्रिटिकल वैल्यू भी आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दी होती है ज्यादातर, जैसे यहाँ पे दी हुई है, बट कैसे दी हुई है वो हम लोग अभी देखेंगे। अभी के लिए आप सिंपली समझो कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि जो पॉपुलेशन का जो एवरेज वेट है, ठीक है, या फिर पॉपुलेशन का जो मीन है वो दिया है 500, ठीक है। सैंपल का मीन कितना दिया है 505, ठीक है। सैंपल का साइज कितना है 10, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन देखो कितना दिया है 5 mg, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी है 5। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमारा आ जाएगा नल हाइपोथेसिस को स्टेट करना। तो नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी, देखो जब भी यहाँ पे एवरेज वेट की बात होती है तो एवरेज वेट कंपनी जितना क्लेम करती है नल हाइपोथेसिस भी उतना ही मानता है। मतलब नल हाइपोथेसिस मानता है कि भाई कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब कंपनी के क्लेम में और रियल में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कंपनी का क्लेम अगर 500 mg है तो नल हाइपोथेसिस भी इसको 500 mg ही मानती है। लेकिन अल्टरनेट क्या होगा, अल्टरनेट मानेगी कि नहीं 500 mg नहीं है। अब हमें दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप हम लोग यहाँ पे फॉर्मुला लगाएंगे। तो टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस अपॉन, अब देखो सारी वैल्यूज दी हुई है। तो 500 हमारी 505 क्या है, हमारी सैंपल का मीन है, ठीक है। और म्यू हमारा क्या है 500 है, ठीक है। तो इन सभी को आप कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली जो है आप लोग की टी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 3.16, ठीक है। सिंपल है, टी की वैल्यू आप लोग को यहाँ पे पता चल चुकी है, आपने कैलकुलेशन कर ली। अब आप लोग को कैलकुलेट करनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मुला क्या होता है, तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मुला जो है वन सैंपल टेस्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मुला होता है n-1, यानी कि जितना सैंपल का साइज दिया है उसमें से एक माइनस कर दो, वही हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो बहुत ही सिंपल होता है। तो यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप लोग पता लगाओ तो कितना है भाई, सिंपल है। सैंपल का साइज कितना है 10, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 9, है ना। तो यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 9। अब देखो, अब फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, अब फोर्थ स्टेप में हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। अब देखो कैलकुलेशन करने के लिए बेसिकली हमें जो है अपनी क्रिटिकल वैल्यू का पता लगाना होगा। अब क्रिटिकल वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, तो अब देखो यहाँ पे आप इतना समझो, इसको पता लगाने का कोई फिक्स तरीका है ही नहीं। एक पूरी टेबल होती है जहां पे हर एक चीज की क्रिटिकल वैल्यू दी होती है। तो आप ये समझो, अब ये क्रिटिकल वैल्यू क्या होता है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पे अलग अलग होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 9, और सिग्निफिकेंस लेवल कितना है 5%। और अगर आप लोग देखो तो ये टेस्ट कौन सा है, टू टेल टेस्ट है। तो आप ये समझो जो टी मतलब टी टेस्ट में, आप सबसे पहले ये समझ लो टी टेस्ट में जो क्रिटिकल वैल्यू होती है, ठीक है, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। किन किन फैक्टर्स पे, सबसे पहला डिपेंड करेगी सिग्निफिकेंस लेवल पे, ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल आपने कितना लिया है। दूसरा डिपेंड करेगी हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, ठीक है, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है। और तीसरा डिपेंड करेगी कि जो टेस्ट है वो कौन सा है, टू टेल है या फिर वन टेल है। तो अब आप ये समझो कि तीनों तीनों केस के लिए हमारी जो है अलग अलग हमें जो है कह सकते हो टी क्रिटिकल वैल्यू देखने को मिलती है। जैसे अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारी सिग्निफिकेंस लेवल कितना है 5%, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकल के आया है 9, और हमारा जो है बेसिकली कह सकते हो टेस्ट कौन सा है टू टेल। तो टू टेल टेस्ट पे, ठीक है, टू टेल टेस्ट के लिए 5% सिग्निफिकेंस लेवल पर, और जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 हो तो टी क्रिटिकल की वैल्यू होती है 2.262, यानी कि यहाँ पे देखिए कह सकते हो क्रिटिकल वैल्यू कितनी होती है 2.262। तो अब देखो, हालांकि अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमें ऑलरेडी दी होती है कि टी क्रिटिकल की वैल्यू 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे कितनी होगी 2.262। तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दी होती है, और ये टू टेल टेस्ट के लिए होती है। वन टेल टेस्ट के लिए वैल्यू फिर अलग हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज कर दो तो भी वैल्यू अलग हो जाएगी, और अगर आप लोग यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल हटा दो तो भी वैल्यू अलग हो जाएगी। तो ये चीज होती है कि हम लोग यहाँ पे इतना इसको याद बात तो नहीं रख सकते, ठीक है। ये जनरली हमें क्वेश्चन में दिया होता है। तो अब देखिए हमें अपनी क्रिटिकल वैल्यू पता चल गई, और हमें हमारी टी वैल्यू भी पता चल गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे। अब कंपैरिजन का रूल क्या है, कंपैरिजन का रूल ये है कि जो टी क्रिटिकल की वैल्यू है और जो आप लोग की टी वैल्यू है, अगर टी वैल्यू टी क्रिटिकल से छोटी हुई तो हमारा हाइपोथेसिस तो हमारा टी टेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर कहीं ये वैल्यू बड़ी हो गई, टी टेस्ट की वैल्यू मतलब टी वैल्यू अगर हमारी क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी हो गई तो हमारा जो है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई 3.16 सिंपल सी बात है, इससे बड़ा है। सिंस ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ टी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी, हेंस वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस बोल रही थी कि जो एवरेज वेट है वो 500 mg है, यानी कि जो कंपनी का क्लेम है वो गलत है। यानी कंपनी का क्लेम भी तो यही था 500 mg, यानी यहाँ पे कंपनी का क्लेम सही साबित नहीं हुआ।
तो समझ के यहाँ पे देखो 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे एक डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है जो कि हमें कैलकुलेट करना होता है। तो इसका फॉर्मूला अलग-अलग होता है अलग-अलग केस में। जैसे 1 सैंपल के लिए ये होता है, ठीक है। बाकी देखो 1 सैंपल टी टेस्ट बहुत ही सिंपल था, बिल्कुल जेट टेस्ट जैसा था। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। बाकी अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे टाइप के टी टेस्ट के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है इंडिपेंडेंट या फिर अनपेयर्ड टी टेस्ट। तो अब देखो, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इंडिपेंडेंट या फिर अनपेयर्ड टी टेस्ट के बारे में, तो अब देखो यहाँ पे हमारे दो टाइप होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, ठीक है, और एक होता है हमारे यहाँ पे डिपेंडेंट टी टेस्ट, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं अनपेयर्ड या फिर पेयर्ड टी टेस्ट। अब देखो, अगर हम लोग थोड़ा सा नाम से ही देखें तो इंडिपेंडेंट मतलब जो बिल्कुल भी एक दूसरे पर डिपेंड ना करे, और डिपेंडेंट मतलब कि जो थोड़ा सा डिपेंडेंट हो, यानी जो वैल्यूज आपस में डिपेंडेंट हो, जो ग्रुप आपस में डिपेंडेंट हो, वहां पे हम लोग लगाएंगे पेयर टी टेस्ट। और जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो वहां पे हम लोग लगाएंगे अनपेयर टी टेस्ट। अब देखो यहाँ पे बेसिकली कौन सा एग्जांपल यूज होने वाला है, तो अगर आप लोग देखो, तो जब हमने नल हाइपोथेसिस देखी थी तो हमने जो है इस टाइप का क्लेम भी देखा था कि जब हम लोग यहाँ पे इस टाइप का क्लेम कर रहे हो कि ड्रग ए इज मोर इफेक्टिव देन ड्रग बी, तो इस टाइप के क्लेम में हम लोग किसका यूज करते हैं? इस टाइप के क्लेम में हम लोग यूज करते हैं अपने अनपेयर या फिर पेयर टी टेस्ट का। तो अब देखो, अनपेयर टी टेस्ट अब अगर और अच्छे से समझना चाहें तो देखो, अनपेयर्ड का मतलब क्या है? अनपेयर्ड का मतलब जो आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड ना हो। तो अब ऐसे समझो, मान लो हमारे पास दो ड्रग है, ठीक है, ड्रग ए ड्रग बी, और ये दोनों ही हमारी बीपी को रिड्यूस करती है, ठीक है। अब हमें दोनों का इफेक्ट चेक करना है कि दोनों में से कौन बेटर काम करती है। तो अब अगर मान लो जो ड्रग ए और ड्रग बी है, ठीक है, अगर ये दोनों ड्रग हम दो अलग अलग ग्रुप में टेस्ट करें, ठीक है, मान लो ग्रुप ए है जिसमें मान लो हमारे पास 10 पेशेंट है, और ग्रुप बी इसमें भी मान लो हमारे पास 10 पेशेंट है, ठीक है। तो अगर अब देखो, ये 10 के 10 पेशेंट अलग अलग हैं, मतलब ये 10 पेशेंट डिफरेंट है पूरे, ठीक है, और ये 10 बिल्कुल अलग है। तो अगर हम जो दोनों दवा है, ठीक है, मतलब अब देखो ये दोनों दवा काम एक करती है लेकिन दोनों दवा अलग अलग है, इतना सिंपली समझना। यानी जब दोनों दवा अलग अलग हैं, दो अलग अलग दवाओं का कंपैरिजन हम लोग दो अलग अलग ग्रुप में करें, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं अनपेयर टी टेस्ट का। क्योंकि देखो, अब यहाँ पे ग्रुप अलग है, यानी ये दोनों ग्रुप का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है ना। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ग्रुप ए का कोई बंदा ग्रुप ड्रग बी ले ले या फिर ग्रुप बी का कोई बंदा ड्रग ए ले ले, तो ये दोनों बिल्कुल अलग हो गए। लेकिन अब अगर मान लो इसी सेम एग्जांपल में वैसे मान लो कि हमें दो ड्रग का इफेक्ट चेक करना हो, ठीक है, ड्रग ए और ड्रग बी का इफेक्ट चेक करना हो, लेकिन अब हम लोग क्या करें कि हम लोग दो अलग अलग ग्रुप में ना देखें, एक ही ग्रुप को, ठीक है, ड्रग ए दे मॉर्निंग में, ठीक है, ड्रग ए हम मॉर्निंग में दें और ड्रग बी हम लोग यहाँ पे नाइट में दें। तो अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ग्रुप क्या है भाई? ग्रुप सेम ही हो गया, दवा अलग अलग है लेकिन एक ही ग्रुप पे हम लोग, बस क्या है, टाइम अलग हो गया। मतलब एक हम लोग कह सकते हो पहले दवा दे रहे हैं, एक को हम लोग बाद में दे रहे हैं। तो जब इस टाइप का हमारा कंपैरिजन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पेयर टी टेस्ट। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है कह सकते हो थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी है, क्योंकि ग्रुप सेम ही हो गया। जैसे इसका एक और एग्जांपल बन सकता है, जैसे मान लो एक ही ग्रुप है, ठीक है, तो एक ग्रुप का मान लो यहाँ पे एक ग्रुप में मान लो 5 पेशेंट है हमारे पास, ठीक है, ग्रुप ए में मान लो हमारे पास 5 पेशेंट है, 1 2 3 4 5, मतलब ये हमारे पेशेंट के नंबर्स हैं। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास एक दवा है, ठीक है, जो हमारी दवा है बेसिकली बीपी को रिड्यूस करती है। तो हम लोग क्या करें कि एक बार तो हम लोग यहाँ पे इनका बीपी मेजर करें बिफोर, मतलब दवा देने से पहले, और एक बार बीपी मेजर करें दवा देने के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इनके बीपी जो आए हैं दवा देने से पहले और बाद में, जब इनके बीच में हम लोग यहाँ पे डिफरेंस को मेजर करेंगे कि भाई इनके बीच में डिफरेंस मेजर करके हम लोग पता लगाए कि दवा एक्चुअल में कोई काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है। तो इस टाइप के जो है कंपैरिजन में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं पेयर टी टेस्ट का। तो फिलहाल के लिए हम लोग इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब कि यहाँ पे दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट ग्रुप होते हैं, यानी कि हमारे पास दो प्रॉपर सेपरेट ग्रुप होंगे, है ना, और यहाँ पे दोनों ग्रुप में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इसमें हम लोग पता लगाते हैं कि बेसिकली जो दो ग्रुप हैं, ठीक है, जो जो कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो इनमें मतलब कोई डिफरेंस है कि नहीं है। मतलब देखो, हमें ये पता है कि दो जो ग्रुप हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन फिर भी हमें ये पता लगाना रहता है कि इन दोनों ग्रुप में बेसिकली जो है दवा की वजह से या फिर इन दोनों ग्रुप में कोई डिफरेंस है कि नहीं है। तो मुझे पता है ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा-सा भी एग्जांपल से समझ जाओगे आप लोग। बाकी देखो, यहाँ पे इसके टाइप की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप होते हैं इसके, एक होता है पूल्ड टी टेस्ट, एक होता है अनपूल्ड टी टेस्ट। अब देखो, चूँकि सिलेबस में आप लोग के सिर्फ पूल्ड टी टेस्ट दिया हुआ है, तो हम लोग पूल्ड के बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं, क्योंकि वैसे इतना एग्जाम में आता-वाता तो है नहीं। बाकी अनपूल्ड के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो दिया भी नहीं है। तो पूल्ड टी टेस्ट की बात करें, तो पूल्ड टी टेस्ट का मतलब होता है, देखो पूल्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक पूल्ड वेरिएंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेसिकली आप लोग को देखने को मिलता है sp2 इसके फॉर्मूले में, जो कि हमारा होता है पूल्ड वेरिएंस। ठीक है, पूल्ड वेरिएंस, तो इसको भी कैलकुलेट करना होता है हमें। बाकी आप इतना सिंपली समझो कि हमारा एक टाइप का इंडिपेंडेंट टी टेस्ट होता है, जहां पे क्या होता है कि देखो दो ग्रुप हैं, ठीक है, वो दोनों ग्रुप तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन उनका जो वेरिएंस होगा वो यहाँ पे हमें इक्वल देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है कि दोनों ग्रुप के वेरिएंस को हम लोग सबसे पहले कंबाइन कर लेते हैं, और देखो इसी को हम लोग बोलते हैं पूल्ड करना।
मतलब बेसिकली यहाँ पे इसका नाम पूल टी टेस्ट क्यों पड़ा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएंसेस को कंबाइन कर लेते हैं ताकि हमें एक बेटर एस्टिमेट मिल पाए। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारा जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, टी इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट sp2 इंटू 1/n1 प्लस 1/n2। अब देखो ये n है क्या, ये सारी वैल्यूज क्या हैं। देखो x1 होता है सैंपल का मीन, ठीक है, x1 x2 है सैंपल के मीन। जैसे देखो भाई हमें दो डिफरेंट ग्रुप में कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पे हमें दोनों ग्रुप की कुछ वैल्यूज दी होंगी। जैसे मान लो मान लो ग्रुप ए की वैल्यू दी हुई है 10 15 20 16 18, ठीक है, और मान लो ग्रुप बी की वैल्यू दी हुई है 10 12 14 13 17, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो x1 बार का मतलब है कि यहाँ पे ग्रुप ए के अंदर जो भी वैल्यूज दी हुई है इनका आप लोग मीन निकालो, x2 बार का मतलब है इसका मीन निकालो, और फिर मीन निकालने के बाद दोनों का डिफरेंस निकालो, ठीक है, दोनों को मतलब कह सकते हो सबट्रैक्ट करो। और नीचे देखिए, नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है sp2 मतलब होता है पूल्ड वेरिएंस। अब पूल्ड वेरिएंस आप लोगों को कैलकुलेट करना होता है। अब इसके कैलकुलेशन का भी फॉर्मूला देखिए कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है। तो आई नो थोड़ा सा लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, तो देखो आप लोग इतना परेशान मत हो। अगर आप लोग को याद करना है तो याद कर लो, बाकी इतना एग्जाम में ये सब आता नहीं है, ठीक है। टी टेस्ट आता है, ठीक है, टी टेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है, तो अगर आप लोग कॉन्सेप्ट उतना पढ़ लो, टी टेस्ट मतलब वन सैंपल टी टेस्ट अच्छे से पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, तो उसको देख लेना जो हमने अभी देखा हुआ है। बाकी ये सारे उतने नहीं आते हैं। थोड़ा बहुत याद करना है तो फॉर्मूला याद कर लेना अगर आप लोग का मन है तो, ठीक है। तो sp2 हमारा एक पूल्ड वेरिएंस होता है, तो इसका फॉर्मूला हमारा जो है इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो ये सारी वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे देखो x1 x2 होता है सैंपल का मीन, है ना। s1 s2 क्या होता है, s1 s2 देखो ये जो s1 और s2 दिया है ये होता है सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मतलब s1 होगा जो है कह सकते हो पहले ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन, और s2 होगा दूसरे ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब उसके बाद देखो n1 n2 क्या होगा, सैंपल का साइज। जैसे मान लो ग्रुप ए का मान लो सैंपल साइज है 5, ठीक है, और ग्रुप बी का सैंपल साइज मान लो यहाँ पे 5 की बजाय 6 लोग भी हो सकता है एक का 20 हो, ठीक है। तो देखो ग्रुप ए और ग्रुप बी के सैंपल साइज सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, यहाँ पे कोई पक्का नहीं है कि सेम ही होगा। और sp2 होता है हमारा पूल्ड वेरिएंस, ठीक है, तो पूल्ड वेरिएंस तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से निकाल ही लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप लोग को बेसिकली कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। और बाकी देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n1 प्लस n2 माइनस 2, यानी कि दोनों के जो सैंपल साइज है पहले उनको जोड़ो फिर 2 माइनस कर दो उसमें से। अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करें एक एग्जांपल के बारे में, तो अब इसकी कैलकुलेशन देखिए आप लोगों को करनी है, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा समझ रहे हो, ठीक है, और अगर आप लोग इसको समझना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए यार क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है 2 ड्रग्स आर टेस्टेड फॉर रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 2 ड्रग हैं और यहाँ पे उन दोनों को देखा गया कि दोनों कितना जो है बीपी रिड्यूस करती हैं। तो ड्रग ए का देखिए मीन रिडक्शन कितना आ जाए 10, यानी कि अब देखो यहाँ पे हमें इंडिविजुअल वैल्यू नहीं दी हुई बल्कि डायरेक्टली मीन दिया हुआ है, यानी कि डायरेक्टली आप लोग को यहाँ पे x1 की वैल्यू दी हुई है, x1 बार की वैल्यू दी हुई है, x1 बार की वैल्यू कितनी है 10, और दूसरे वाले की कितनी है 8। मतलब कि देखो मीन रिडक्शन का मतलब है कि मान लो एक ग्रुप में 10 लोग हैं, तो 10 लोगों का जो एवरेज बीपी रिड्यूस हो वो 10 से हुआ, मतलब मान लो 10 लोगों का बीपी मान लो 130 हो, ठीक है, तो लगभग 120 हो गया दवा लेने के बाद। और ड्रग बी का मेन रिडक्शन कितना है 8, यानी ड्रग बी ने सभी लोगों में मिला के, बी ग्रुप के जितने भी लोग थे सभी लोगों में मिला के लगभग 8 बीपी कम कर दिया। जैसे मान लो एक एवरेज सभी का बीपी मान लो 160 था, तो 152 कर दिया, ठीक है, मतलब 8 नंबर से बीपी को कम कर दिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए दोनों के लिए हमारे 2-2 दिए हुए हैं, और सैंपल का साइज भी दोनों के लिए 10-10 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप लोग को पता लगाना है 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे कि यहाँ पे दोनों के बीच में कोई प्रॉपर डिफरेंस है कि नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कह सकते हो दोनों ड्रग ए और ड्रग बी में कोई डिफरेंस है कि नहीं है, ये आप लोग को पता लगाना है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करके बताना है। बाकी देखिए सारी वैल्यूज दी हुई हैं और टी क्रिटिकल वैल्यू भी दी हुई है 2.101, ठीक है। तो आप लोग देखो तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आप लोग निकालोगे तो आप लोग का 18 आएगा, तो 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 5% सिग्निफिकेंस लेवल पर जो वैल्यू आती है वो आती है 2.101, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है बेसिकली जो है नल हाइपोथेसिस आप लोग को इस तरह बनानी है कि ड्रग ए और ड्रग बी में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिव बनानी है, ड्रग ए और ड्रग बी में डिफरेंस है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को हाइपोथेसिस बनानी है। उसके बाद आप लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करो, कैलकुलेशन के लिए आप लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अगर आप लोग को करना है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आप लोग का कॉन्सेप्ट भी और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग खुद कैलकुलेट करके इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे पेयर्ड टी टेस्ट, सॉरी पूल टी टेस्ट, ठीक है, अनपेयर्ड। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट टी टेस्ट के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है पेयर्ड टी टेस्ट। अब देखो पेयर्ड टी टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे अगेन वही चीज आ जाती है कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारा कह सकते हो थोड़ा बहुत रिलेशन होता है ना। जब हम यहाँ पे जो सेम ग्रुप में
दो डिफरेंट समय टाइम पे हमें जब कंपैरिजन करना होता है तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं पेयर टी टेस्ट का। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि एक ग्रुप ए है, ठीक है, इसमें 5 लोग हैं और इन पांचों लोगों पे मान लो कि बिफोर यानी दवा देने से पहले बीपी क्या था और दवा देने के बाद बीपी क्या था। अगर हमें इसके बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना है तब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अपने पेयर टी टेस्ट का, ठीक है। और बाकी यहाँ पे इसका इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, टी इज इक्वल टू डी बार डिवाइडेड बाई एच डी अपॉन अंडर रूट एन। अब ये देखो ये डी बार क्या होता है। डी बार होता है मीन ऑफ डिफरेंस। अब देखो मीन ऑफ डिफरेंस का मतलब क्या है। देखो मीन ऑफ डिफरेंस का मतलब ये है कि सबसे पहले देखिए जो ए और बी जो दो ग्रुप दिए होंगे या फिर जो भी वैल्यूज दी होंगी, आपको सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने का मतलब इसमें से इसको माइनस करो, ठीक है। तो देखिए जब आप लोग यहाँ पे इसमें से इस वैल्यू को माइनस करोगे तो देखिए जब आप लोग डिफरेंस निकालोगे इन पांचों वैल्यूज का तो देखिए सब में सिर्फ 10 का ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप लोग को डिफरेंस मिल जाएगा 10 का। अब आप लोग को क्या करना है, आपने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, अब आप लोग को डी बार निकालना है। तो डी बार का मतलब इसका मीन निकालो। तो इसका मीन जब आप लोग निकालोगे तो देखो 10 कितनी बार है, 5 बार है, तो 10 लिख दो, ठीक है, फिर 5 लिख दो, ठीक है। तो ये हमारा 50/5 इज इक्वल टू 10। तो इसका मीन भी हमारा 10 ही आ जाएगा, है ना। अब देखिए अब जब आप लोग का मीन निकल गया तो आप लोग को निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी किसका निकालना है, डिफरेंस का ही, मतलब इन वैल्यूज का अब आप लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो x क्या है भाई, यहाँ पे x हमारा बेसिकली d ही तो है। ये जो d की इंडिविजुअल वैल्यू वो हमारी x हो गई और x बार मतलब कि हमारा d बार। तो इसमें आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले x में से x बार घटाओगे, ठीक है, मतलब d में से d बार घटाओगे, ठीक है। उसके बाद उनका स्क्वायर करोगे और उनको जोड़ोगे, फिर उनको यहाँ पे n यानी कि 5 से डिवाइड करोगे क्योंकि देखो 5 ही तो है टोटल, और उसके बाद अंडर रूट कर देना। और उसके बाद n हमारा क्या होता है, n हमारा होता है नंबर ऑफ पेयर। तो नंबर ऑफ पेयर मतलब कि यहाँ पे कितने, जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो इस पार्टिकुलर केस में हमारे 2 ही हैं, तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। तो ये देखिए हमारा हो जाता है। बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा होता है n माइनस 1। और यहाँ पे देखिए n हमारा हो जाता है नंबर ऑफ पेयर। नंबर ऑफ पेयर का यहाँ पे मतलब है कि दोनों ग्रुप में यहाँ पे टोटल मतलब कितने पेशेंट्स के पेयर हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक पेशेंट ये रहा, ठीक है, तो एक पेशेंट को पहले दिया गया बाद में दिया गया, ठीक है, तो एक पेयर ये हो गया, 2 3 4 5, तो यहाँ पे टोटल कितने पेशेंट है, 5, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है n नंबर ऑफ पेयर। नंबर ऑफ पेयर का मतलब है बिफोर आफ्टर जो हमारा कंपेरिजन ये हमारा पेयर हो गया तो कितने पेशेंट्स पे आप लोग कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा जो है n की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल में मान लो ऐसे निकालो तो 5 आएगी n की वैल्यू। तो ये हमारा पेयर टी टेस्ट का फॉर्मूला हो जाता है। बाकी यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला n माइनस 1 ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे पेयर टी टेस्ट जो है निकाल सकते हो। तो ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि इतना आता नहीं है। बाकी आई होप कि आप लोग का टी टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि हमारा होता है एनोवा। अब देखो अब एक चीज समझो, जो एनोवा है ना, एनोवा एक्चुअली अगर आप लोग देखो तो एग्जाम में आप लोग के जो है यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आता है। मतलब आप लोगों से एनोवा के ऊपर 7 नंबर में या फिर 10 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं बनता है क्योंकि देखो इसका न्यूमेरिकल बहुत टिपिकल भी हो जाता है, ठीक है, मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत टिपिकल होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहली बात फॉर्मूला और न्यूमेरिकल पे जाएंगे ही नहीं ज्यादा। हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो एक चीज बहुत सिंपली समझो। एनोवा, हम लोग यहाँ पे एनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और बाकी देखो इसका यूज हम लोग यहाँ पे तब करते हैं जब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ ग्रुप हैं वो यहाँ पे 2 से ज्यादा हो जाते हैं। यानी कि जब नंबर ऑफ ग्रुप यहाँ पे 3 या फिर 3 से भी ज्यादा हो जाए। देखो 2 से ज्यादा होने का मतलब कम से कम 3 तो होने चाहिए और 3 से भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एनोवा का। देखो जब तक 2 ग्रुप हैं तब तक तो हम लोग टी टेस्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब दो से भी ज्यादा हो जाए तब हम लोग यहाँ पे टी टेस्ट या फिर जेड टेस्ट का यूज नहीं कर सकते। तब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एनोवा का। अब एनोवा क्या बताता है, एनोवा बेसिकली बताता है कि मान लो अगर 3 ग्रुप हैं, ठीक है, तो उन तीनों ग्रुप में जो भी चीजें आप चेक कर रहे हो, मान लो ड्रग का इफेक्ट चेक करो, तो उन तीनों ग्रुप में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है वो हम लोग यहाँ पे एनोवा से पता लगाते हैं, ठीक है। तो बाकी देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे इसमें जो पता लगाते हैं वो हम लोग पता लगाते हैं मीन का, ठीक है, कि हम लोग देखते हैं कि तीनों ग्रुप के जो मीन है वो यहाँ पे इक्वल हैं या फिर अलग अलग हैं। अब देखो हो सकता है जैसे कम से कम 3 ग्रुप तो होने ही चाहिए, है ना, तभी हम लोग एनोवा यूज करेंगे। अब देखो जैसे मान लो 3 ग्रुप हैं तो हो सकता है कि 3 में से कोई 2 सेम हो लेकिन कम से कम एक तो डिफरेंट होगा ही। बाकी हो सकता है तीनों भी डिफरेंट हो। मतलब एनोवा हमारा ये बताता है कि क्या तीनों में से कम कोई 2 ग्रुप तो डिफरेंट हैं। ये हम लोग पता लगाते हैं एनोवा के थ्रू, ठीक है। बाकी अगर आप लोग नीड ऑफ एनोवा की बात करो तो हम लोग यहाँ पे जब भी 2 से ज्यादा होता है तो हम लोग जेड टेस्ट टी टेस्ट नहीं यूज कर सकते, इसलिए हम एनोवा यूज करते हैं, ठीक है। और जो टाइप 1 एरर हमने जेड टेस्ट में देखी थी उसको भी हमारा यहाँ पे कम करने में हेल्प करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एनोवा की बात करें तो अब देखो अब प्रिंसिपल ऑफ एनोवा अगर आप लोग समझो
तो एनोवा बेसिकली देखो काम कैसे करता है, देखो ये दो चीजें कैलकुलेट करता है। एक तो ये कैलकुलेट करता है वेरिएशन बिटवीन ग्रुप, और एक ये कैलकुलेट करता है वेरिएशन विद इन ग्रुप। देखो वेरिएशन का मतलब होता है कि कितना, मतलब इनके मीन्स, मतलब कह सकते हो कितना डिफरेंस है। देखो वेरिएशन विद इन ग्रुप, ठीक है, और वेरिएशन बिटवीन ग्रुप। तो विद इन और बिटवीन का मतलब समझो, जैसे सबसे पहले मान लो हमारे पास 3 ग्रुप है, ठीक है, मान लो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, और मान लो हमें यहाँ पे 3 दवाएं चेक करनी है, ठीक है, हमारे पास 3 अलग-अलग दवा है जिसको हम लोग यहाँ पे 3 अलग-अलग ग्रुप के ऊपर चेक करने वाले हैं, ठीक है। और मान लो ये हमारा जो है, हम लोग बीपी की ही दवा चेक कर रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि ड्रग ए कितना बीपी रिड्यूस कर रही है, ठीक है। तो मान लो ग्रुप ए के जो 3 बंदे हैं, उनका बीपी इस तरीके से मान लो एक एक का बीपी 10 से रिड्यूस हो गया, एक का 12 से, एक का 11 से। मान लो ग्रुप बी का जो बीपी है वो 20, 22 और 21 से रिड्यूस हो गया, और ग्रुप सी का बीपी मान लो 30, 32 और 31 से रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो एनोवा है ये क्या करता है, सबसे पहले पता लगाता है वेरिएशन बिटवीन ग्रुप। तो देखो बिटवीन ग्रुप मतलब कि जो ये तीनों ग्रुप हैं, इन तीनों ग्रुप में कितना अंतर है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तीनों ग्रुप का मीन निकाल लेते हैं। तो देखो ग्रुप ए का मतलब, अगर ग्रुप ए के तीनों डाटा का जब आप लोग मीन निकालोगे तो आएगा 11, ठीक है। ग्रुप बी का जब निकालोगे तो आ जाएगा 21, और ग्रुप सी का निकालोगे तो 31 आ जाएगा। देखो एक चीज समझना, ये बस आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है, बाकी एक्चुअल में एनोवा की कैलकुलेशन ऐसे नहीं होती है, ठीक है। एनोवा की कैलकुलेशन बहुत अलग तरीके से होती है, बट अभी के लिए आप समझ लो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। इसका कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि सबसे पहले आप लोग पता लगाओ कि बिटवीन ग्रुप में कितना वेरिएशन है। तो बिटवीन ग्रुप वेरिएशन का मतलब है कि हमने ग्रुप ए के जो भी डाटा है उसका मीन निकाल लिया, ग्रुप बी के डाटा का मीन निकाला, ग्रुप सी का। अब देखो, अब अगर आप लोग देखो तो 11, 21 और 31, भाई ये तीनों में ही बहुत अच्छा खासा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब उसके बाद हमें देखना है कि वेरिएशन विद इन ग्रुप। तो विद इन ग्रुप का मतलब है कि अब देखो, जैसे एक पार्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो तीनों पेशेंट हैं, उन उन तीनों में कितना वेरिएशन है। तो अब अगर आप इस ग्रुप में देखो तो वेरिएशन विद इन ग्रुप बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे पहले वाले में भी देखो तो एक का 10, एक का 12, एक का 11, तो सिर्फ एक एक का डिफरेंस है। दूसरे वाले में भी देखो तो सिर्फ एक एक का डिफरेंस है, और तीसरे वाले में भी एक ही दो का डिफरेंस है। यानी कि देखो वेरिएशन विद इन ग्रुप यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन वेरिएशन बिटवीन ग्रुप बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो एनोवा इन्हीं दोनों को कंपेयर करता है, ठीक है, और इन दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे चेक करता है कि तीनों के मीन जो है इक्वल है या फिर नहीं है। बाकी इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, जो असल में इसका फॉर्मूला होता है, वहां पे बेसिकली यहाँ पे बेसिकली एफ टेस्ट का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग को याद हो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि एनोवा में एफ वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और एफ वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एमएसबी डिवाइडेड बाय एमएसडब्ल्यू। अब ये एमएसबी क्या होता है, एमएसबी होता है मीन स्क्वायर बिटवीन ग्रुप, और एमएसडब्ल्यू होता है मीन स्क्वायर विद इन ग्रुप। अब देखो ये दोनों कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इन दोनों को कैलकुलेट करने का भी अलग अलग फॉर्मूला होता है, और इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है उसका भी फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए देखो इतना डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे, वरना आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना सिंपली समझो कि ये इसका फॉर्मूला होता है, इतना आप लोग को याद कर लेना है। बाकी आप ये समझो कि ये हमारे ये दोनों चीजें कैलकुलेट करता है, ठीक है, और ये वेरिएशन को चेक करके देखो ये कंपेयर मीन को करता है। थोड़ा समझना कि ये मेथड वेरिएशन का लगाता है, ठीक है। मतलब आप ये समझो इसका मेन काम क्या है, जैसे ये मीन, ये पता करता है, ठीक है। एनोवा पता ये करता है कि मीन जो है तीनों ग्रुप का सेम है या फिर डिफरेंट है, और मीन का डिफरेंस पता करने के लिए कॉन्सेप्ट किसका यूज करता है, वेरिएंस का। इसीलिए हम लोग इसका बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एनोवा के बारे में, तो देखिए एनोवा में हाइपोथेसिस हम लोग कैसे लगाएंगे। तो भाई देखिए, एनोवा में हम लोग यहाँ पे तीन तीन ग्रुप या फिर तीन से ज्यादा ग्रुप पे हम लोग जो है कंपैरिजन कर रहे होंगे। तो भाई देखो, नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि भाई कभी भी कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है, कोई डिफरेंस होता ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे नल हाइपोथेसिस में ये मानेंगे कि सभी ग्रुप सेम है, या फिर सभी ग्रुप का जो मीन है वो सेम है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लोग क्या बोलेंगे कि कम से कम एक मीन तो डिफरेंट होगा ही। देखो एनोवा क्या पता लगाता है, अगेन आप लोग देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर ग्रुप का जो मीन है वो इक्वल है, या फिर कम से कम किसी एक का तो डिफरेंस सही है। हो सकता है तीनों का जैसे देखो जितने भी ग्रुप हैं, जैसे 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, हो सकता है 3, 4, पांचों अलग अलग हो। लेकिन अगर मान लो 2, 3 सेम भी हो गए तो एटलीस्ट एक तो अलग होगा। ये पता लगाने का काम होता है एनोवा का, ठीक है। तो अगर देखो, अगर यहाँ पे कोई एक एटलीस्ट डिफर हो गया तो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू हो जाएगी, यानी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर मान लो आपने कैलकुलेशन करी और उसके बाद यहाँ पे तीनों का मीन इक्वल आ गया, तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस ट्रू हो जाएगी। तो देखो वही चीज है यहाँ पे, बेसिकली ये भी क्या है तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ही एक पार्ट ना। तो वो चीज आप लोग थोड़ा समझना। बाकी टाइप्स ऑफ एनोवा की बात करें तो अब देखो, एनोवा भी हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है वन वे एनोवा, एक होता है टू वे एनोवा। देखो बहुत ही सिंपल होता है। वन वे एनोवा का मतलब है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भी हम लोग कंपैरिजन कर रहे होंगे तो कंपैरिजन में सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, और टू वे एनोवा में क्या होगा कि हमारा कंपैरिजन में 2 फैक्टर आ जाएंगे। देखो इसको एग्जांपल से समझो।
देखो जैसे मान लो कि एक रिसर्चर है, ठीक है, अब वो तीन डिफरेंट, ठीक है, तीन डिफरेंट ड्रग को, ठीक है, तीन डिफरेंट ड्रग को बेसिकली यहाँ पे चेक कर रहा है। तो अगर मान लो वो सिर्फ यहाँ पे ड्रग, मतलब कह सकते हो, देखो मान लो उसने तीन ग्रुप उठाए, रिसर्चर ने तीन ग्रुप उठाए और तीनों ग्रुप में यहाँ पे तीन अलग अलग दवाओं को दिया, ठीक है, और ये तीनों दवाओं का काम एक ही है, बीपी को रिड्यूस करना। अब अगर तीन अलग अलग ग्रुप पे यहाँ पे रिसर्चर ने तीन अलग अलग दवाओं को लेके चेक किया कि यहाँ पे तीन अलग अलग दवाओं को देने से क्या इफेक्ट आ रहा है, तो ये हमारा हो जाता है वन वे एनोवा। क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो क्या है, ड्रग का टाइप। यानी कि देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज डिफरेंस है, जो कि है ड्रग का टाइप। देखो ये हटाओ, ये ग्रुप जो अलग है इनको हटाओ, आप लोग ये देखो कि कौन सा फैक्टर हम लोग चेक कर रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि क्या तीन अलग अलग दवाओं को देने से हमारा बीपी अलग अलग तरीके से रिड्यूस होगा। तो जब इस तरह का फैक्टर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं वन वे एनोवा। और वहीं पे टू वे एनोवा की बात करें तो जब मान लो अगर कोई रिसर्चर है, अब अगर मान लो वो स्टडी करना चाहता है कि उसने दो अलग अलग दवाएं दी, ठीक है, देखो यहाँ पे हमने दो ही लिया हुआ है, लेकिन आप सिंपली समझो एनोवा का एग्जांपल तो तीन से होता है, लेकिन अभी समझने के लिए समझो कि मान लो जो रिसर्चर है उसने दो दवाएं ली, ए और बी, और उसके बाद उसने जो है डाइट के लेवल को भी अलग कर दिया। मतलब यहाँ पे मान लो उसने जो है दो ग्रुप उठाए, एक ग्रुप में उसने लो सॉल्ट पे जो है ड्रग ए दिया, ठीक है, और एक ग्रुप में उसने जो है हाई सॉल्ट पे ड्रग ए और ड्रग बी को चेक किया। मतलब एक ग्रुप में उसने लो सॉल्ट पे ड्रग ए ड्रग बी को चेक किया और एक ग्रुप पे उसने हाई सॉल्ट पे ड्रग ए और ड्रग बी के इफेक्ट को चेक किया। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर आ गए। एक फैक्टर आ गया ड्रग का टाइप, जैसे भाई देखो ड्रग का टाइप भी अलग अलग है, ड्रग ए ड्रग बी, और एक हमारे पास डाइट का टाइप भी अलग आ गया। मतलब एक एक बार हम लोग जो है लो सॉल्ट पे चेक कर रहे हैं, एक बार हम लोग हाई सॉल्ट पे चेक कर रहे हैं। तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं टू वे एनोवा का, ठीक है। तो समझ गए, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। वन वे एनोवा का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो है देखो वन वे वनामा हमारे टाइप का स्टेटिस्टिकल टेस्ट होता है, जहां पे हम लोग यहाँ पे तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप का जो है मीन डिफरेंस चेक करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर एक ही इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। और टू वे एनोवा की बात करें तो देखो टू वे एनोवा में क्या होता है कि हमारा जो है एक से ज्यादा हो सकते हैं, है ना, बेसिकली दो ही दो होते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे जो टू वे एनोवा है तो ये भी बताता है कि इंडिविजुअल इफेक्ट क्या है। जैसे टू वे एनोवा ये भी बताएगा कि सिर्फ ड्रग ए और ड्रग बी से क्या इफेक्ट आ रहा है, और सिर्फ लो सॉल्ट और हाई सॉल्ट से क्या इफेक्ट आ रहा है, और उसके बाद ये भी बताएगा कि इन दोनों के इंटरेक्शन से क्या इफेक्ट आ रहा है। मतलब लो सॉल्ट और ड्रग ए से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हाई सॉल्ट ड्रग ए में क्या डिफरेंस है, लो सॉल्ट ड्रग बी से क्या इफेक्ट आ रहा है, हाई सॉल्ट ड्रग बी से क्या इफेक्ट आ रहा है। मतलब ये दोनों के इंटरेक्शन का इफेक्ट भी बताएगा और इंडिविजुअल इफेक्ट भी बताएगा, ठीक है। अब कैसे बताएगा वो हमारा टॉपिक है नहीं, ठीक है, अभी थ्योरी आप लोग समझ लो, उतना बहुत है। अब देखो स्टेप्स ऑफ एनोवा की बात करें तो स्टेप्स देखिए, इसमें स्टेप्स यहाँ पे भी सेम ही आ जाते हैं कि हम लोग सबसे पहले हाइपोथेसिस को स्टेट करेंगे, सबसे पहले हम नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का पता लगाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे ग्रुप मीन को कैलकुलेट करेंगे, ओवरऑल मीन को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग एमएसबी एमएसडब्ल्यू को कैलकुलेट करेंगे, फिर एफ वैल्यू को पता लगाएंगे। देखो एफ वैल्यू हमारी क्या होती है, एमएसबी डिवाइड बाई एमएसडब्ल्यू, और उसके बाद हम लोग टेबल वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो क्रिटिकल वैल्यू होती है वो बेसिकली टेबल वैल्यू से हम लोग पता करते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना कंक्लूजन पता लगाएंगे। तो देखिए एनोवा में इतना बहुत है, मेरी बात मानो, हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह डिस्कस नहीं कर रहे, कहीं भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है, ठीक है, तो उतना हम लोग क्यों ही जाए। और बाकी देखिए एप्लीकेशन ऑफ एनोवा की बात करें तो इसका यूज हम लोग बेसिकली जो है तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप के मीन को कंपेयर करने में, है ना, डिफरेंट ड्रग्स की इफेक्टिवनेस को पता करने में, उसके बाद डिफरेंट बैचेस ऑफ ड्रग की यूनिफॉर्मिटी को पता करने में कि हर बैच में सेम तरह की ड्रग पता आ रही है कि नहीं आ रही है, बायो अवेलेबिलिटी कंपैरिजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स में, ठीक है। तो इन सभी में हम लोग यहाँ पे एनोवा का यूज करते हैं। तो देखो ये सारी चीजें प्लीज थोड़ी मेरी बात मान के थोड़ा सा आप लोग याद कर लेना, जितना कॉन्सेप्ट हो सकता था मैंने आप लोग को समझा दिया है। और बाकी देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, तो ये हमारा रहता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब देखो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या है, ये कोई एक अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये एनोवा से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। देखो देखो जब भी आप लोग यहाँ पे एनोवा परफॉर्म करोगे, मान लो तीन ग्रुप हैं, ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ठीक है। देखो एनोवा में हम लोग क्या करते हैं भाई, देखो एनोवा क्या है, एक टाइप का हाइपोथेसिस टेस्ट है। हाइपोथेसिस टेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक हमारी होती है नल हाइपोथेसिस, है ना, एक होती है एच नॉट, एक होती है अल्टरनेट। तो नल हाइपोथेसिस में हम लोग क्या बोलते हैं, मान लो आप लोग तीन ग्रुप के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना, तीन ग्रुप के बीच में आप लोग कंपैरिजन कर रहे हो, तो नल बोलता है कि तीनों सेम है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और अल्टरनेट क्या बोलता है कि एटलीस्ट कोई एक तो डिफरेंट होगा ही, या फिर हो सकता है दो, तीनों ही डिफरेंट हो, मतलब एटलीस्ट कोई दो तो डिफरेंट डिफर करेंगे ही, या फिर हो सकता है तीनों ही डिफरेंट हो।
तो अब देखो, अब यहाँ पे जब आप लोग यहाँ पे रिजल्ट निकालोगे, कंपैरिजन करोगे, तो कंपैरिजन करने के बाद दो ही चीजें तो हो सकती हैं, या तो आप लोग की नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी और या तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगर एक्सेप्ट हो गई, ठीक है, अगर एक्सेप्ट हो गई तब तो कोई बात ही नहीं है। तब देखो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस का यूज हम लोग यहाँ पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने पे नहीं करते हैं, बल्कि अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई तो रिजेक्ट होने का मतलब क्या है, देखो नल हाइपोथेसिस बोलेगी कि तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है इसका मतलब क्या है कि तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, या फिर तीन में कम से कम किन्हीं दो में तो डिफरेंस है। तो देखो हमें एनोवा ये तो बता देता है, बहुत ध्यान से सुनना, एनोवा हमें ये तो बता देता है कि डिफरेंस है, लेकिन कहाँ डिफरेंस है, किन ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस है, ये एनोवा नहीं बताता है। ये कौन बताएगा, ये बताएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। यानी कि देखो जब आपने एनोवा लगा लिया और आपने ये पता कर लिया कि आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो चुकी है, यानी कि कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो वहां पे डिफरेंस किस ग्रुप के बीच में है वो पता लगाने का काम हमारा होता है एनोवा, यानी एलएचडी टेल्स वेयर द डिफरेंस एग्जिस्ट, यानी डिफरेंस कहां एग्जिस्ट करता है ये बताता है एलएचडी, और डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता ये बताता है एनोवा। और बाकी देखिए ये हमारा बेसिकली बताता है कि जो एनोवा का रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। तो अब देखो इसका फॉर्मूला हमारा यहाँ पे, बस फॉर्मूला इसका याद कर लो, इसका फॉर्मूला होता है एल एच डी इज इक्वल टू टी इंटू अंडर रूट टू इंटू एम एस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एन। अब टी क्या होती है, टेबल वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि हमें टी डिस्ट्रीब्यूशन से मिलती है। तो ये सारी चीजें देखो इतना डिटेल में अगर हम लोग नहीं जा रहे हैं, एम एस डब्ल्यू मीन स्क्वायर विद इन ग्रुप है ना, वो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। एन हमारा होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर ग्रुप, ठीक है, तो कितने लोग यहाँ पे एक ग्रुप में हैं वो हमारा होता है एन। तो देखो अब यहाँ पे वही बात है कि हम लोग यहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, बस आप लोग सिंपली समझो कि एलएचडी बताएगा कि यहाँ पे डिफरेंस कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो अब देखो इतना तो देख ही लेते हैं कि कैसे बताएगा, भाई कैसे बताएगा कि डिफरेंस कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो देखो बताएगा ऐसे कि जब आप लोग यहाँ पे एलएचडी कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने एलएचडी कैलकुलेट किया और एलएचडी की वैल्यू यहाँ पे मान लो 3 निकल के आ गई, ठीक है, मान लो 3 ग्रुप हैं और इन तीनों ग्रुप में जो है एलएचडी जब आपने कैलकुलेट किया तो हमारी एलएचडी की वैल्यू 3 निकल के आई। अब एलएचडी क्या बोलता है, एलएचडी बोलता है कि जब एलएचडी की जो वैल्यू निकल के आई, तो यहाँ पे देखो अब ये जो ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, इन तीनों का सबसे पहले आप लोग मीन निकालो। और मीन निकालने के बाद करोगे कि सबसे पहले ग्रुप ए और ग्रुप बी के मीन को जो है मीन का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस मतलब कि दोनों का कह सकते हो, दोनों को सबट्रैक्ट करो, दोनों को माइनस करो, ठीक है, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आए हमें मॉड वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मॉड वैल्यू मतलब कि अब देखो चाहे निगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, आप लोग को पॉजिटिव ही रखना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले मान लो 3 ग्रुप हैं, ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो सबसे पहले ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच में डिफरेंस पता लगाओ। तो देखो ग्रुप ए का वैल्यू क्या है 10 और ग्रुप बी की मीन क्या है 12, मतलब मान लो हमारे पास एक जो है क्वेश्चन दिया है जहां पे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी का मीन वैल्यू ये निकल के आए। तो एलएचडी क्या बोलता है कि सबसे पहले एलएचडी की कैलकुलेशन करो। मान लो एलएचडी हमने कैलकुलेट किया, वो कितना निकल के आया 3। अब एलएचडी बोलता है कि आप लोग जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी का सबसे पहले डिफरेंस निकालो। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी का डिफरेंस कितना है 2। भाई हमें मॉडल वैल्यू निकालनी है, ऑल दो 10 में से 12 माइनस करोगे तो -2 आएगा, लेकिन चूंकि ये मॉड में है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद ये बोलता है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी का डिफरेंस निकालो। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी का भी डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा भाई, 12 में से 14 घटाओगे 2 आएगा। और उसके बाद ये बोलता है कि ग्रुप सी और ग्रुप ए का डिफरेंस निकालो। तो देखो ग्रुप सी और ग्रुप ए, तो 10 में से 14 गया तो कितना आएगा 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें तीनों को हमने डिफरेंस निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि अब इस डिफरेंस को आप लोग यहाँ पे एलएचडी से कंपेयर करो। अगर जो इन डिफरेंस की वैल्यू है, ठीक है, अगर ये एलएचडी से कम आती है तब मान लो कि मतलब कह सकते हो कोई डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर यहाँ पे डिफरेंस की वैल्यू एलएचडी से ज्यादा आ गई तो इसका मतलब डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जैसे देखो ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच में जब हमने डिफरेंस निकाला तो कितना आया 2 आया, मतलब इनके मीन का जब डिफरेंस निकाला तो 2 आया। अब अगर इस 2 को हम लोग यहाँ पे एलएचडी से कैलकुलेट करें जो कि 3 है, तो ये क्या है भाई 2 3 से छोटा है। तो अगर वैल्यू एलएचडी से छोटी आ रही है डिफरेंस की मीन के, तो वहां पे इसका मतलब है कि कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, यानी यहाँ पे ये है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्रुप ए और ग्रुप बी तो सेम आ गए। अब यहाँ पे देखो अब ग्रुप बी और ग्रुप सी की बात करते हैं। तो देखो ग्रुप बी और ग्रुप सी का डिफरेंस कितना आया था, ये भी 2 ही आया था। तो यहाँ पे भी तो देखो 2 3 से छोटा है, यानी यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि देखो यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में हमें क्या पता चला कि ग्रुप ए, ध्यान से सुनो, ग्रुप ए इज इक्वल टू ग्रुप बी, यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी में कोई डिफरेंस नहीं है। और हमें यह भी पता चला कि जो ग्रुप बी है, ठीक है, और इज इक्वल टू ग्रुप सी, यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी में भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन वहीं पे देखिए जब आप लोग यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप सी का डिफरेंस निकालोगे तो देखो ग्रुप ए का वैल्यू कितना है 10 और ग्रुप सी की कितनी है 14, ठीक है। जब इन दोनों का डिफरेंस आप लोग निकालोगे तो आप लोग को मिलेगा 4,
ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पे इस 4 को देखो तो ये 4 हमारा जो है 3 से बड़ा आ गया। तो जैसे ही आप लोग की जो डिफरेंस की वैल्यू है, मीन डिफरेंस की वैल्यू है ग्रुप्स की, अगर वो 3 से मतलब एलएचडी से बड़ी आई तो वहाँ इसका मतलब वहाँ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। यानी कि जो ग्रुप ए है, ठीक है, और ग्रुप सी है, ये जो है अलग है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें एलएचडी बताता है कि किस जगह पे डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए मान लो कि ये हमारा जो है एक कोई 3 ग्रुप थे और इन तीनों ग्रुप का जब हमने एनोवा कैलकुलेट किया तो एनोवा जो है हमारा रिजेक्ट हो गया, मतलब नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो गई, यानी कि कोई ना कोई डिफरेंस है। लेकिन अब डिफरेंस कहाँ था, तो था बेसिकली ए और सी में, लेकिन वो कैसे पता लगा, वो पता लगा हमारा एलएचडी से, ठीक है। तो देखिए वही चीज है कि जैसे जो भी डिफरेंस है अगर वो हमारा एलएचडी से बड़ा आ रहा है तो यहाँ पे डिफरेंस है, और अगर छोटा आ रहा है तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो देखो डिफरेंस भी सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब कि हाँ मतलब भर का डिफरेंस है, और नॉट, अब देखो नॉट सिग्निफिकेंट का मतलब देखो जब भी हम लोग बोल रहे हैं कि डिफरेंस नहीं है तो एक्चुअल में तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा यहाँ पे भी। जैसे अगर आप लोग देखो तो क्या ग्रुप ए और ग्रुप बी में कोई डिफरेंस नहीं है लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं। सिग्निफिकेंट मतलब कि इतना डिफरेंस नहीं है कि हम लोग इसको बोले कि हाँ बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज हमारा बेसिकली होता है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसका हम लोग यूज जो है एनोवा के बाद में करते हैं, ठीक है, पता लगाने के लिए कि कौन सा ग्रुप अलग है, ठीक है, और यहाँ पे पेयर वाइज कंपैरिजन करने में, और उसके बाद फार्मास्यूटिकल स्टडीज में डिफरेंट डोजेज या फिर ड्रग्स की इफेक्टिवनेस को कंपेयर करने में, और उसके बाद देखिए क्लिनिकल ट्रायल्स में भी हम लोग यहाँ पे कौन सा ट्रीटमेंट सुपीरियर है। जैसे सिंपल सी बात है, मान लो हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी तीनों को जो है अलग अलग दवाएं दी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपली भी आप लोग देखो ये ऐसे तो आप लोग को यहाँ पे भी देख के पता लग रहा होगा कि भाई ग्रुप सी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, तो ग्रुप सी वाली जो दवा होगी वो बहुत बढ़िया काम कर रही होगी। लेकिन एक्चुअल में जो हम लोग स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करते हैं तभी हमें पता लगता है। तो ये तो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया ना आप लोग को, इतना इजी थोड़ी होता है कैलकुलेशन, बट सिंपली समझो कि यहाँ पे हम लोग पता भी लगा लेते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट सुपीरियर है, और बहुत ही प्रिसाइज डिसीजन हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में ले पाते हैं कि किस ग्रुप के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली हमारे यहाँ पे यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कवर हो जाती है। कैसी लगी आप लोग को वीडियो, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।